आपको खुद से भी प्रश्न निकालने के लिए कई बार समझाया गया था कि आप खुद भी कुछ प्रश्न निकाल सकते हैं कि कौन से प्रश्न आएंगे, या तो आज थोड़ा और हम लोग उस तरह से समझाने की कोशिश करें आपको कि क्योंकि बायो से तो मैं प्रश्न बता रहा हूं, उसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे, लेकिन और कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए और आप खुद प्रश्न निकालने में सक्षम हो सकें। तो आप जो अव्यवस्थाएं देखते हैं ना शासन के द्वारा, और शासन जो करता है, प्रशासन जो करता है, व्यवस्था बनाता है, उनमें से सवालों की शुरुआत होती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के, शिक्षा के क्षेत्र के, तो पहले भी मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ा विषय है। तो उनके जो सवाल है और उनकी जो योजना है, उनकी जो क्रोनोलॉजी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अलग अलग चीजों का, उसके प्रश्न उपलब्धियों के तौर पे तो उसके प्रश्न आ जाते हैं, और वर्तमान की समस्याएं आ जाती है, और भविष्य के लिए योजनाएं आ जाती है। तीन तरह की चीजें हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या मिलेगी? एक तरह की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, यानी कि हमने इस फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट पाए हैं, क्या हमने कर लिया है। कई बार ये आता है कि चेचक का टीका बनाया था हमने, चेचक के ऊपर जो है कंट्रोल कर लिया, आता है ना। तो पहले जो है मलेरिया बहुत ज्यादा था, अब हमने मलेरिया बहुत सीमित कर लिया है ना। बहुत सारी बीमारियों पे हम लोगों ने कंट्रोल, पोलियो का हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और उस पे काबू पाया। तो ये भी एक प्रश्न होते हैं, अचीवमेंट के भी प्रश्न होते हैं अलग अलग फील्ड के, है ना। बहुत सारे अधिनियम बना करके, आयोग बना करके, कमेटीज, कमीशन बना करके, उनकी रिकमेंडेशंस को लागू करके हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की। तो कई बार वही वुड्स डिस्पैच और सैडलर आयोग और उसके प्रश्न होते हैं। फिर इन दिनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इन दिनों की समस्याएं आएंगी कि अभी इस फील्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। तो मैं विजन देना चाहता हूं आपको कि प्रश्न अभी क्या है, आप लोगों को सीधा प्रश्न पढ़ने की आदत है ना कि वुड्स डिस्पैच कब का है, तो 1854, और ये और वही लॉर्ड डलहौजी के साथ में जोड़ के, और एकदम से फिर आप सोचते हो कि नहीं अब हो गया, मतलब ये नहीं। दरअसल उसको विकसित होते हुए देखो कि वुड्स डिस्पैच में कमियां क्या थी, वो कैसे ठीक की, तो फिर विजन आएगा ना उसका। एडमिनिस्ट्रेटर वाला, पॉलिसी मेकर वाला विजन तो तब आता है। नहीं तो आप ये तो फिर आपको टीचर या बैंकर या फिर ऐसा कुछ बनाना था, बाबू बनना हो, तो फिर आप केवल रट लो। बाबू को केवल रटना पड़ता है, उसको वही काम बताया जाता है, वो उसको ज्यादा अकल नहीं लगानी होती। एडमिनिस्ट्रेटर को डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन लेने वाले की जो बात है वो बिल्कुल अलग होती है। आप कहेंगे हम तो इतने छोटे हैं, हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, छोटे वोटे नहीं होते। जब जिम्मेदारी आती है ना, तो 21 साल का आदमी अगर आईएएस हो जाता है तो 24-25 साल में वो कलेक्टर हो जाता है और डिसीजन लेने लगता है। जिसके पिता 13-14 साल में मर जाते हैं, वो 15 साल में सब डिसीजन लेता है कि मेरे को खेत में क्या बोना है, खेत में फर्टिलाइजर कौन सा अच्छा रहेगा, वो खुद ही डिसीजन लेता है। और मेरे खेत में काम करने वाले लोगों का सैलरी क्या होगा, वो खुद डिसाइड करता है, क्योंकि पिता मर गए, अब उसको पूरा खेत संभालना है। जिसको अपनी दुकान संभालनी पड़ जाती 15-16 साल की उम्र में, वो पूरी दुकान का डिसीजन खुद लेता है। आप कहोगे 15-16 साल का बच्चा, दूसरा तो कुछ नहीं करता, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसको लेना पड़ता है। तो कम उम्र में आईएएस हो गए आप 21 साल की उम्र में, तो 24 साल में कलेक्टर हो गए, तो पूरा जिला संभालना है, तो आपको संभालना है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब संभालना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं, आप खुद आवेदन दे रहे हो। आप कहोगे हम इतने छोटे हैं, हमको आप बोल रहे हो कि हम डिसीजन मेकिंग वाला सोचें, प्लानिंग वाला सोचें, तो आप क्यों आए भाई यहाँ? कई लोग यहाँ आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं ये ठीक से नहीं पढ़ा रहे, ये सीधा सीधा ये क्यों नहीं बताते कि 1854 में ये हुआ था, फिर हम खुश हो जाएंगे, हाँ हमको पता चल गया 1854 में हुआ था। नहीं, 1854 में हुआ था वो ठीक नहीं था या सही था, और कितना सही था, और अभी वो कितना होना चाहिए, और जब 1854 में इतना हो गया तो अभी तक केवल हम यहीं पहुंचे क्या, ये सब विचार आना चाहिए इतना ज्यादा। तो ये हो गया पॉलिसी मेकर वाला रोल। तो फिर अगर आपको नहीं बनना पॉलिसी मेकर तो इधर मत आइए, तो बहुत खतरनाक काम है, तो आप ऑफिसर बनने वाले। जिम्मेदारी, आप कहोगे मैं तो 24 साल का हूं, मेरी उम्र के लड़के इतना सोचते हैं क्या, आप मुझसे इतनी अपेक्षा करते हो, पूरे जिले का मैं ख्याल रखूंगा क्या, उस हॉस्पिटल में कोई मर गया तो मैं क्या करूं? तो तुम घर जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुमको सब पता होना चाहिए।
ठीक है, उसको सब पता होना चाहिए। 24 साल के लड़के को, 25 साल के लड़के को पूरा पता होना चाहिए। तो आपको ट्रेनिंग करवा दी है, तुमने कंपटीशन दिया है, कंपटीशन में हमने इतने कठिन सवाल पूछे थे, तुमने जवाब दिए, तो वही जवाब दे पाएगा। इसलिए प्रश्न जो होते हैं यूपीएससी के वैसे ही होते हैं। अब एमपीपीएससी में क्या होता है कि हमारे, मैं क्लास में भी सुना रहा था मेरी, कि वो पहले जो एमपीपीएससी के पेपर आते थे तो वो ऐसे आते थे, तो हम वो पेपर जो है डिप्टी कलेक्टर वगैरह के सामने पढ़ते थे तो वो रोने जैसे हो जाते थे, है ना। पेपर कुछ नहीं करते, 4-5 क्वेश्चन पढ़ देते थे। बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा है, वो हमारे साथ आईएएस की तैयारी करता था, एक डिप्टी कलेक्टर। तो हम उसको छेड़ने के लिए कि भैया तू तो एसडीएम हो गया, अब आईएएस का मेंस देने आया, हमारे साथ तैयारी कर। हम भी मेंस दे रहे थे, वो भी दे रहा था। तो हम बोलते थे ये इसका पेपर लाना, कौन सा से प्री पास हुआ था ये, फिर वो पेपर लाते थे। अच्छा इसका ये दिखाओ क्या प्रश्न था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? बोले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बोले अच्छा, मतलब ये तेरे को पता था? अच्छा, फिर चौथा 5वां क्वेश्चन पढ़ते थे, इतने में तो उसके आंसू आ जाते, यार बंद कर दो ना यार, क्या मतलब अब हम आत्महत्या कर लें अब एसडीएम बन गए तो। तो इतना घटिया पेपर होता था, मतलब कुल मिलाकर के ये, और उसकी जो जानकारियां, और उससे क्या बन रहे हैं एसडीएम। अब वो ऐसा नहीं रहा, अब थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। अभी बोल देंगे भारत के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर क्या है, तो भारत रत्न है, और वो जो बता देगा वो इतराएगा, बोले मैं पीएससी पास हो गया हूँ। क्या है ये, पागलपन है ये, कोई नॉलेज है? पर अब जैसा भी पेपर है वैसी पढ़ाई करें। जो मैं आपसे 2-4 दिन से बात कर रहा था कि राइबोफ्लेविन क्या है ना, थाइमिन क्या है, और बेरी बेरी किससे होता है, क्या पागलपन है क्या ये बायो है? बहुत रिसर्च लेवल पे कहाँ चला गया, माइंड कितना तेज चलना चाहिए। ऐसे आदमी एसडीएम बनेंगे तो फिर कचरा ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, उसको कुछ भी तो समझ में नहीं आना है। लेकिन अब जो भी है सिस्टम, वैसे ही पेपर आएंगे, उसी लेवल के आएंगे, और आपको वही उत्तर देना पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो अपनी स्थिति सुधारता है पेपर वाला, और आपसे अच्छे किस्म के सवाल पूछता है, तो आप भी अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। ये सब तो छोटा लेवल तो हो ही जाएगा, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ाते। सामान्य जानकारियां आपको हर कहीं मिल जाएंगी, है ना। वही कौन से को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है ना। ये बहुत पूछता है एमपीपीएससी वाला, उसको बहुत पसंद आता है। उसको लगता है कि ये अगर किसी ने बता दिया ना, मतलब वो भगवान है एक तरह से, उसको सब भूत भविष्य सब वर्तमान सब पता है ना। उसको बहुत कठिन लगता है प्रश्न। दरअसल क्या है, ये पेपर बनाने वाले जिस स्तर के होते हैं ना, उसी स्तर का वो उनको लगता है कि ये बहुत कठिन काम है। उसने पहली बार सुना है सब, तो उसको लगा कि ये तो, मतलब मैं अभी 50 साल का हो गया और मुझे अब पता चल रहा है, मतलब बच्चे बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। तो खैर जो भी है, हम जिस परीक्षा को दे रहे हैं, अब हमको गाड़ी बंगला तो वही देगी, तनख्वाह भी उसी से मिलेगी, तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा। पर हम लोग चाहते हैं कि आप प्रश्न को खुद समझना सीखें, कि प्रश्न जो है वो जन्म कहाँ से ले रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से जन्म ले रहे हैं, आखिर वो प्रश्न क्यों बनाए जा रहे हैं। तो एक तो ये भी सोचें कि 1970-80 के आसपास जो लोग नौकरी करते थे, या स्कूल में पढ़ने गए थे, या कॉलेज में पढ़ने गए थे, वो लगभग आपके पेपर बनाने वाले हैं। तो उस समय इमरजेंसी है, इंदिरा गांधी है, बांग्लादेश का अलग होना है, ये घटनाएं ज्यादा हुई थी। शिमला समझौता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जेपी का आंदोलन, मोरारजी देसाई। जो व्यक्ति आपका पेपर बनाने वाला है उसकी एज इसके आसपास है, और ये उसका गोल्डन पीरियड था, उसकी जिंदगी के यंग एज थे। इस समय में वो पढ़ता था, इस समय वो प्रतियोगिता दर्पण खरीदता होगा। आया समझ में? तो उसके जहन में यही प्रश्न चलते रहते हैं, और करंट के क्वेश्चन भी वो इसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा बहुत फेवरेट क्वेश्चन जो है कि उस जमाने में रेलवे कोच फैक्ट्री बनी होगी। कहां पर है रेलवे कोच फैक्ट्री? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है बताओ भाई? पेराम्बूर में है। ये इस टाइप की चीजें हैं। CSIR उस समय में बहुत नया नया होगा, बहुत आकर्षित करता होगा, है ना। NCERT, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ऐसे जो प्रश्न, मैं चाह रहा हूं कि आप, सर्व शिक्षा अभियान उस समय में नहीं आया, लेकिन उसके लिए एक आकर्षण था सर्व शिक्षा अभियान का। कस्तूरबा गांधी जो है बालिका विद्यालय, ऐसे ऐसे प्रश्न। तो मैं कुछ जनरल प्रश्नों की तरफ भी आपको ले जाना चाहता हूं कि आप खुद सोचना सीखें,
कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उस समय में आकर्षण रही होगी आज भी, और आज कौन से ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो उससे मिलते हैं, ठीक उससे मिलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या ट्रांसपोर्ट के फील्ड में। तो आप जब खुद उस तरह से सोचना लग जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो बहुत पढ़ना बहुत वास्ट है, क्या क्या पढ़ेंगे आप, बहुत कुछ हुआ है देश में। तो 20 क्वेश्चन बहुत जनरल वाले लिख लीजिए, फिर मैं बायो में आऊंगा वापस, तो वो आप ढूंढ करके लाना, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। तो 5-5 प्रश्न, 2-2, 3-3 प्रश्न हर सेक्टर से मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न लिखिएगा, बांडुंग समिट, बांडुंग समिट दूसरा लिखिए, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति। तीसरा लिखिए, वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। महाराजा शूरसेन कौन थे? महाराजा शूरसेन। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज कहां पर है? नॉर्थ ब्लॉक किसका ऑफिस है? नॉर्थ ब्लॉक। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? हय वदन किसने लिखा था? हय वदन, हय वदन किसने लिखा था? ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम कब पड़ा? ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम कब पड़ा? डाउन टू अर्थ मैगजीन के प्रकाशक कौन है? डाउन टू अर्थ मैगजीन के प्रकाशक कौन है? नाज फाउंडेशन क्या है? नाज फाउंडेशन। रोजगार समाचार का प्रकाशन कौन करता है? रोजगार समाचार का प्रकाशन कौन करता है?
नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर? ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? गोल्डन राइस क्या है? ठीक है, तो थोड़े से एमपीपीएससी लेवल के प्रश्न है, हमने सरल करने की कोशिश की है। तो ये जनरल प्रश्न है, ये इसलिए लिखवाया ताकि आप उस मोड में रहें, क्योंकि मैं बायो में चला गया तो ऐसा ना हो कि कहीं आप जो है दूसरी चीजें, बस ये क्या है, थोड़ा संपर्क में रहना पड़ता है, संपर्क में रहें, ज्ञान के संपर्क में रहें इस तरह की चीजों के, तो जहां कहीं आप पढ़ते हैं तो फिर क्लिक होने लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो बहुत फायदा होता है, मल्टीपल चॉइस में तो क्या होता है कि आपको आंसर निकालने के लिए थोड़ा डिटेल पढ़ना जरूरी, लेकिन इसमें तो क्लिक हो जाता है। हल्का सा भी आपको किसी का सरनेम भी पता है, स्थान के बारे में कुछ थोड़ा सा भी पता है, चाहे उसका रेफरेंस कोई दूसरा ही हो, रिलेवेंस कोई दूसरा भी होगा, तो भी आपको याद आ जाता है और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए आप संपर्क में भी रहेंगे ज्ञान के, या इस स्तर को मेंटेन करेंगे तो एमपीपीएससी निकल जाएगा। पर ये समय कम बचा है अब, तो जिसने पहले से तैयारी कर रखी है उसके चांस ज्यादा है। बाकी लोगों के भी निराश नहीं करूंगा मैं, अभी भी जो 50-60 के आसपास टेस्ट में जाते हैं और अगर वो 75 जाना चाहते हैं तो अभी भी जा सकते हैं। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया था, बाबू वाला नहीं रखना। बाबू वाला माइंडसेट जो है आपको आगे नहीं बढ़ाता। हो सकता है आप रट उठा के थोड़ा सा एमपीपीएससी का प्री निकाल लें, लेकिन फिर मेंस में अटक जाएंगे, फिर थोड़ा सा इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, एमपीपीएससी में तो बन भी जाते हैं, बहुत सारे गधे बन जाते हैं, ठीक है, हमने तो देखे हैं, कुछ नहीं आता उनको, वो बाद में स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत बुरी हालत है एमपीपीएससी की। थोड़ा यहाँ का एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, अब उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, पर चेंज करने से भी क्या होता है, लोग तो वही हैं, चेक करने वाले वही हैं, कॉपी चेक करने, पेपर सेटर वही हैं। इसलिए जब तक आप बहुत लेवल बहुत ज्यादा नहीं ठीक करते तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई अंतर नहीं। वापस इंटरव्यू में वो पागल आदमी बैठ जाएगा तो फिर वो फिर कचरा कर देगा, ठीक है। वो आपको खुद को लगेगा, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे आपको खुद को ही लगेगा वो खुश हो रहा होता है, उसको खुद को। कई सारे तो ऐसे वो टिक्का विक्का लगा के भगवा सा एक दुपट्टा डाल के साफ समझ में आ जाएगा कहाँ से आया, और वो सीखता रहता है। वो पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो ध्यान से सुनता है, उसको पहली बार समझ में आ रहा है तो वो बहुत खुश होता है। फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा इसने पहली बार जाना है, वो फिर वो फेवर टाइप करने लगता है, उसको लगता है कि कितना अच्छा जवाब दिया सर इसने, ऐसे। तो आपके मोहल्ले में ही, आपके घर में ही कोई आदमी ऐसा हो जो पहली बार ही सीख रहा हो कोई कोई चीज, तो आपको समझ में आ जाता है, बच्चों को भी समझ में आ जाता है, इनको नहीं आता। ये अभी मैंने बताया उससे इंप्रेस हो रहे हैं, ये तो बहुत बुरी हालत है। बहुत अभी तो ये सब सुधरना बहुत मुश्किल है ना। तो आप तो बस एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से, इसी पैटर्न में निकलना। अभी ये गंगा ऐसे ही बह रही है तो इसी में अपनी नाव डाल देनी है, इसी से समुद्र में पहुंच जाएंगे, ठीक है, पार हो जाएंगे या डूब जाएंगे, मर जाएंगे, जो भी करना है इसी में करना है, ठीक है। जैसे भी लोग हैं हमको इसी में बनना है, ये हमारी परेशानी है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। क्या था प्रश्न कल का बचा हुआ? किसमें कितने हुए आपका कैलकुलेशन बताओ? 20 नहीं हुए अभी? मैं तुम्हारा देख रहा था, तुम्हारे इसमें 20 हो रहे थे शायद, कंप्लीट नहीं हो रहे थे। चलो चलो लिखो और लिखो, चलो लिखो। प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र किसने निकाला था? अंधा युग किसने लिखा था? अंधा युग किसने लिखा था? विंस्टन चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? विंस्टन चर्चिल। नो क्रैक,
बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नोकरिक। अगले समर ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? कौन से शहर में होने वाले हैं? ठीक है, अब तो हो गए 20। तो ये थोड़ा एमपीपीएससी मेंटेन करने के लिए यहाँ ये स्तर है, ये प्रश्न रहेंगे और यही स्तर होता है। अगर यही रखा तो ठीक है, स्तर बढ़ाया तो आपको यूपीएससी का हम साल भर बात करते हैं, फिर तो आप उसके लिए तैयारी हो। मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई दिक्कत आएगी अगर उन्होंने अपना स्तर बढ़ाया। भाई इससे ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है ना, नहीं तो हमको आपको अपना स्टूडेंट कहने में भी जो है दिक्कत आएगी। इससे नीचे नहीं जाना, मिल जाएगी सफलता इससे। तो कितने हुए स्कोर बताओ अपना अपना गिन के जरा। कोई है 18? हाँ चलो 19, ओके। 20 नहीं है? हाँ कोई 20 है? चलो 19 तक तो गए। और 17, 18? चलो चलो ठीक है, फिर तो सब पास होने वाले हो, बधाई हो। 16 वाले भी पास हो जाएंगे, 15 तक भी हो जाएंगे, ठीक है। 15 से नीचे वाले थोड़ा तैयारी जोरदार करो, लास्ट में एकदम होगा नहीं इतनी आसानी से, बहुत सरल प्रश्न है, जाके खोजना इनको। चलिए हम कल वाले प्रश्नों की बात करते हैं, बताओ। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कैंसर की स्टडी करने वाले को, ठीक है। अगला नियो डार्विनिज्म, कल बताया था आपको। डार्विनिज्म के बाद उसमें वेरिएशन, और म्यूटेशन, ऐसी कुछ चीजें छूट गई। तो वो जो डार्विन के समय में नहीं थी, क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स उस समय तक नहीं आया था, म्यूटेशन का सिद्धांत नहीं था, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बाद में जुड़ी। तो उत्परिवर्तन जो है वो जुड़ गया, कि उत्परिवर्तन भी जो है कारण होता है किसका? विकास का। वेरिएशन भी कारण होता है, आइसोलेशन भी होता है। तो ये सब चीजें जब जुड़ती गई तो उसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो देखिएगा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वही है नियो डार्विनिज्म। अगला बताओ। बायो मैग्निफिकेशन, कई बार आपको बताया है कि पेस्टिसाइड्स या ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, ये छोटे एनिमल्स फूड चेन में जो लोअर स्ट्रेटा पे, लो ट्रॉफिक लेवल सेकंड पे और इस पे जो है, वो जब एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में तो वो डिपॉजिट करते हैं, और उसको पूरा जब कोई एक दूसरा टॉप कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर उसको खाता है तो उसके शरीर में चले जाते हैं। फिर वहां वो जीवन भर ऐसे बहुत सारे खाता है तो एक्यूमुलेशन होता जाता है। मरकरी वाला जो बताया था, कौन सी बीमारी थी? मिनीमाटा। और इटाई थी कैडमियम वाली। तो ये सब बायोमैग्निफिकेशन के उदाहरण है। जैव आवर्धन है ना, तो पेस्टिसाइड्स का और इनका केमिकल्स का भी आवर्धन हो जाता है, किसके बाद? फूड चेन के अकॉर्डिंग। और बताओ। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सुना है ना आपने? हाँ, कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे मायोपिया के लिए? अवतल कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या करना होता है कि उसको पहले जो चित्र बन रहा है रेटिना से पहले, उसको रेटिना पे बनाना। तो अवतल लेंस जो है उसको फैला देगा और रेटिना पे लेके जाएगा उसको। और उसमें उल्टा है, हाइपरमेट्रोपिया में, फारसाइटेडनेस में, उसमें क्या होगा? उसमें जो पिक्चर जो रेटिना के पीछे बन रहा है उसको रेटिना पे लाने के लिए पहले फोकस कराना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज, तो इसको घुमा फिरा के कई तरह से प्रश्न बनता है कि मायोपिया का कभी लेंस पूछता है, कभी बोलता है किसको पास का दिखता है, दूर का दिखता है। तो इसे पढ़, इसको बना लीजिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन। इसके अलावा आई में और भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। तो आपको सिस रेटिनिन और ट्रांस रेटिनिन और वो सब बताए थे ना पहले, रेटिनिन और ऑप्सिन, रोडोप्सिन के पूरा एक साइकिल बताया था, विजुअल साइकिल, दृष्टि चक्र। तो जो रेटिना है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिका हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स और कोन्स दो प्रकार की सेल्स हैं। कोन्स जो होती हैं वो कलर के लिए होती हैं, रॉड्स जो होती हैं, रॉड्स मतलब रोड, छड़ जैसा, छड़ जैसी जो छड़नुमा कोशिकाएं होती हैं वो रॉड्स कहलाती हैं। और जो कोन जैसी, कोन शेप्ड जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं?
कोन्स, शंकु कोशिकाएं, शंकु जैसे। तो इनका क्या काम होता है? कलर डिफरेंशिएशन करती हैं, ठीक है। तो कलर को डिटरमाइन करने के लिए कोन्स होती हैं। तो आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ये केमिकल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो प्रकाश में और अंधेरे में दोनों में देखने के लिए, तो अंधेरे में देखने के लिए रोडोप्सिन की जरूरत पड़ती है, अंधेरे में देखने के लिए रोडोप्सिन की जरूरत पड़ती है। तो जब आप धूप में जाते हैं तो रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाता है रोडोप्सिन। जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो रोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेटिनिन और ऑप्सिन में। तो आपकी आंखों की पुतली फैल जाती है और प्रकाश में आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब आप अंधेरे में आते हैं लौट करके, तो कुछ समय तक आपको दिखाई नहीं देता। छत से आप आते हैं धूप में से, कभी कमरे में आते हैं एकदम से, तो आपको दिखाई नहीं देता। उसका कारण होता है रोडोप्सिन नहीं बना होता है। तो रोडोप्सिन लगभग 30 सेकंड लेता है बनने में। तो रेटिनिन ऑप्सिन मिलकर के फिर से रोडोप्सिन बनाते हैं। तो जैसे जैसे रोडोप्सिन बनने लगता है वैसे वैसे आपकी रोशनी आने लगती है, आपको चीजें साफ दिखने लगती हैं। तो 30 सेकंड के बाद पूरा सब कुछ साफ क्लियर हो जाता है, क्योंकि रोडोप्सिन पूरी तरह से काम करने लगता है। तो नाइट विजन कह सकते हैं, डार्क विजन कह सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोडोप्सिन बनता है, इसके लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, उसको रेटिनॉल कहते हैं, इसीलिए उसका नाम है रेटिनॉल। तो विटामिन ए, रेटिनॉल जो है वो रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। और विटामिन ए की कमी हो गई तो रोडोप्सिन बन नहीं पाएगा। तो अंधेरे में फिर व्यक्ति नहीं देख पाता, क्योंकि उसके पास रोडोप्सिन नहीं है। इसलिए उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। पूरा समझ में आ गया उसका पूरा बायोकेमिस्ट्री? तो इसकी केमिस्ट्री क्या है नाइट ब्लाइंडनेस की? तो ये है नाइट ब्लाइंड। एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें ग्रीन और रेड और जो है वो खास करके नहीं दिख पाता, तो वो कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा इनहेरिटेंस है वो? कौन से क्रोमोसोम पे होता है? एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस कहलाता है। वर्णांधता हेरिडिटरी डिजीज है, आनुवंशिक बीमारी है। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम की आनुवंशिकता से होने वाली बीमारी। ठीक है। तो साथ साथ में कुछ प्रश्न जो है आपको इस तरह से सामान्य है, बहुत सामान्य है ये बायो के, जो डिस्कशन में भी आते रहते हैं और पेपर में भी आते रहते हैं। बताओ। टेरेटोजेनेसिस पहले भी बताया था। टेरेटोजेंस वो होते हैं जो विरूप जनन करते हैं, विरूपता, कुरूपता। तो संतानों में विरूपता कुरूपता कैसे आती है? तो ये कैसे आ जाती है? तो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस समय में जो केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। कल आपको प्रोटीन बताए थे कि कितने सारे प्रोटीन है, 22,000 से ज्यादा जीन्स हैं। इसका मतलब 22,000 से ज्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में, और जीन्स ऑर्डर करते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है ऑर्डर के ऊपर। तो इस ऑर्डर के बीच में जब कभी दिक्कत आ जाती है तो ऑर्डर जो जाता है वो दो फॉर्म में बताया था प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया होती है राइबोसोम पर, और सूचनाएं देने का काम होता है वो डीएनए से एमआरएनए, वो न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म में जाकर के देता है। और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? राइबोसोम पर होता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, आपको समझना चाहिए। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। और प्रोटीन बनती है वहां डीएनए के आदेश पर, और डीएनए का आदेश कैरी कौन करता है? एमआरएनए। अब एमआरएनए जब इस आदेश को ले जा रहा है या डीएनए जब आदेश दे रहा है, कुछ केमिकल्स जो गर्भवती माताओं के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो ड्रग्स खा ली जाती हैं, दवाइयां ले ली गई, केमिकल खा लिए गए, या पेस्टिसाइड वाली सब्जी खा ली, या कुछ भी, या सांची का दूध पी लिया यूरिया वाला ठीक है। तो ये सब हुआ तो वो जो केमिकल है वो जाकर के कंफ्यूज कर देता है उसको, डीएनए को, एमआरएनए को, या राइबोसोम के ऊपर जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसको। तो जो चीज लिखी गई है, आपने पेन से लिखा था स्याही से कि ये लाना है, और वहां पे उस पर पानी की ड्रॉप गिर गई तो वो अर्थ का अनर्थ हो गया, तो वो सामान दूसरा आ गया किराने का। तो लिस्ट बनाते हैं ना किराने की सूची, तो उसमें प्रॉपर जो मिस्टेक हो सकती है, जो एरर
लिस्ट बनाने में हो सकती है, उसके पढ़ने में हो सकती है, सामान डालने वाले से हो सकती है, पैकिंग करने वाले से हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में मिसिंग हो सकती है। ये सब जो मिसिंग है यही टेरेटोजेनेसिस का कारण बनती है। इसी से टेरेटोजेनेसिस आता है, कुरूपता आती है, शरीर में अनावश्यक अंग बन जाते हैं, अधिक उंगलियां बन जाती है, आंख नाक कान अपनी जगह बदल देते हैं, कलर कुछ भी हो जाता है ना, स्किन में विरूपता आ जाती, कुरूपता आ जाती है, इसी को कहते हैं टेरेटोजेनेसिस। ठीक है, और ऐसे जो केमिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस जो संतानों में, शिशुओं में कुरूपता का, विरूपता का कारण बनते हैं। कुरूपता इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कुरूपता थोड़ा सा निगेटिव वर्ड है। प्रकृति ने सबको अच्छा बनाया है, प्रकृति जो भी बनाती है वो अच्छा है, लेकिन यह है कि उसको बोलेंगे विरूप, विरूप जनन, उसको विरूप बोलते हैं। ठीक है, और बताइए। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की बात हमने की थी पहले भी। अभी यहां आप जाकर के केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड सर्च करिएगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की रासायनिक संरचना, या कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी कर लेंगे तो भी चलेगा। रक्त का संगठन, रक्त का संगठन देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि प्लाज्मा है, एक पार्ट प्लाज्मा है, और एक ऐसा पार्ट है जो फॉर्मेटिव है, यानी कि फॉर्म्ड है, यानी जो निर्माण हुआ है जिसका, और दूसरा हिस्सा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके घटक हैं, है ना। तो उसमें प्रोटीन है, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये प्रोटीन है। प्लाज्मा है, और भी कुछ तत्व हैं, वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये सब चीजें हैं। और उधर जब आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जाएंगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको वहां मिलेंगे दो तरह के, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ग्रेन्युलर और ग्रेन्युलर। तो ग्रेन्युलोसाइट्स, तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आपको दो चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? जो ग्रेन्यूल्स नहीं है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, जो ग्रेन्यूल्स नहीं है। और ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन चीजें आ जाएंगी? जो ग्रेन्यूल्स हैं, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। लेकिन ये सब क्या आएगा किसमें? WBC का है ये। लेकिन जो RBC है, RBC को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब ये मैं जो बात कर रहा हूं ना, तो आप फॉर्म्ड वाले में दो बना लीजिएगा, तीन, प्लेटलेट्स, WBC और RBC। तो WBC का ये लिख लीजिएगा, एक ग्रेन्युलर, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है, ब्लड कोगुलेशन कराती हैं, क्लॉट कराती हैं ब्लड को। और इरिथ्रोसाइट्स का कल आपको बताया था, RBC, जो इन्यूक्लिएटेड होती है और 120 दिन उनकी उम्र होती है। लेकिन जो WBC है, ल्यूकोसाइट्स, उनका नंबर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 12,000 से लेकर के 15,000, 20,000, और वो बना रहता है, और 25,000 भी हो जाता है, कभी 50,000 भी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। पहले भी आपको कैंसर के बारे में काफी अच्छा समझाया था, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यदि WBC में होंगी तो उनका नंबर बढ़ जाएगा, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी WBC के बढ़ने से। तभी सामान्य भाषा में उसको खून का पानी होना कहते हैं, खून पानी होने लगता है। इसका मतलब कि फिर डेफिनेटली उसका असर जो है वो हीमोग्लोबिन पे आता है। WBC जब बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन पे उसका असर आता है, इम्यूनिटी पे भी असर आता है ना। तो ब्लड कैंसर जो है वो इसी प्रकार के, अब कारण तो एकदम सब बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन कार्सिनोजेंस तो हैं, वो सेम केमिकल है, जो सार्कोमा के लिए है, लिम्फोमा के लिए है, दूसरे और कैंसर के लिए है। ठीक है ना। तो यहाँ ल्यूकेमिया, नंबर ऑफ WBCs का बहुत ज्यादा हो जाना, संख्या का बहुत ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो ये ब्लड कैंसर। तो और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हमने की थी। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट ही जो है, मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस में भी कन्वर्ट होते हुए बताया था आपको, जो सीधे सीधे फॉरेन पार्टिकल को, एंटीजन को खाती है। ठीक है, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती, मोनोसाइट्स क्या करती है, उसी को खा जाती है, एंटीजन को ही खा जाती है।
मतलब आप शत्रु से लड़ते नहीं हो बल्कि उसको खा जाते हो, अजगर जैसा। तो अजगर जो है वो डसने में इंटरेस्टेड नहीं रहता वो पूरा ही एनगल्फ करता है। तो वो जो है मोनोसाइट्स ठीक वैसा ही करती है, अब याद रहेगा आपको, ठीक है। और लिम्फोसाइट जो होती हैं वो दो तरह की हैं, बी सेल और टी सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो आपको एचआईवी का मॉडल बताया था पहले कि एचआईवी से कैसे लड़ते हैं, वायरस एड्स का वायरस जो है वो कैसे है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो प्रकार की बी सेल और टी सेल, ये हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में आता है। दो तीन प्रकार की इम्यूनिटी के, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधकता, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। और चूंकि एचआईवी का फुल फॉर्म यदि आप देखेंगे तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, उसी इम्यून पावर की डेफिशिएंसी हो जाना। तो बी सेल और टी सेल जो है, मैंने आपको बताया भी था, बी सेल जो है वो आसानी से चूंकि पहचान नहीं पाता एचआईवी को, तो टी सेल का वो भोजन कर जाता है। तो टी सेल जो है उसका फूड है एक तरह से एचआईवी के। तो टी सेल के जिम्मे जो काम है इम्यूनिटी के, वो फ्यूचर में नहीं हो पाएंगे क्योंकि टी सेल खा लिए गए हैं। तो टी सेल की जो जिम्मेदारियां हैं वो फिर कोई कभी पूरी नहीं कर पाएगा, और जब टी लिम्फोसाइट की जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर बीमारी बनी रहेगी, तो उससे फिर डेथ हो जाती है। तो एचआईवी में, एड्स में कभी भी डेथ एचआईवी की वजह से नहीं होती, एचआईवी की वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाती है, और इम्यून सिस्टम की कमी के कारण कुछ वायरस और बैक्टीरिया फिर परमानेंट अंदर स्थापित हो जाते हैं, जबकि उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनके निकालने वालों का भोजन जो है वो एचआईवी कर गया, तो वहां कोई है नहीं। तो फिर परमानेंटली वो बीमारियां आपके शरीर में रहेंगी, और फिर उन बीमारियों के कारण फिर मृत्यु हो जाती। तो एचआईवी सीधा सीधा जो है उसके ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते ठीक है, एचआईवी माध्यम है, लेकिन एचआईवी ने कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ अपना भोजन किया है। अब जिसका भोजन कर गया तो वो अब जब मौजूद नहीं है तो अपना काम कैसे करेगा, तो बोलता अब उसका मैं क्या कर सकता हूं। तो आपको याद रहेगा, मुझे लगता है कि एचआईवी इसीलिए खतरनाक बीमारी है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। तो ये आपने ब्लड को समझा, तो ल्यूकेमिया के साथ साथ ये इससे जुड़ा हुआ चीज थे। और बताइए, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जैसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, कोशिका सिद्धांत इसे कहा जाता है, श्लीडन श्वान ने दिया था, और ये बताया था कि कोशिकाएं जो है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि काम भी सेल करती है और स्ट्रक्चर भी सेल बनाते हैं। शरीर का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? कोशिकाएं। अंततः सबसे छोटी यूनिट जो है हमारे शरीर में स्ट्रक्चर की, वो कौन है? सेल। और परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस कौन करता है, तो परफॉर्मेंस भी इन्हीं के द्वारा होती है, यही परफॉर्म करती हैं, सारे फंक्शन सेल ही कर रही होती हैं। हमारी बॉडी में डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, है ना, जो भी कुछ करते हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन कैरिंग करना हो तो भी सेल कर रही हैं, सभी सेल कर रही हैं, क्योंकि ब्लड भी सेल है ना। और सेल का जो समुच्चय होता है, सेट ऑफ सेल्स जो होते हैं, वो कहलाते हैं टिश्यूज। इसलिए टिश्यू बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, लेकिन उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेल है। अब ये सेल आई कहां से? तो उन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई, अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से सेल मौजूद होती हैं वही नए सेल को पैदा करती हैं। कोई भी नियोजेनेसिस नहीं होता, कोई नई सेल नहीं आती, अचानक से कहीं से सेल नहीं आती, पहले से उपस्थित सेल से ही नई सेल आती है। इसलिए जो स्पर्म और ओवम से मिलकर के जायगोट बनता है, वो भी आगे जो ग्रोथ करता है वो डिवीजन से करता है। पहले से सेल होती है, स्पर्म और ओवम दो सेल हैं, वो मिलकर के एक सेल बना देती हैं, जायगोट कहते हैं हम उसको। अब उससे फिर डिवीजन होता है, और 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8, 256 तक और ऐसे। तो फिर उसको हम मोरूला, बास्टुला और वो सब कहते हैं, गेस्ट्रुला। और फिर वो एक कॉम्प्लेक्स भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, फीटस बन जाता है, और वही यंग वन होता है, बाद में वही एडल्ट बनता है। तो यही एक प्रोसेस है जीवन का, ग्रोथ। तो बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो डेथ के बीच में पहले रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ के बाद, जिसमें वो नए बर्थ को जन्म देता है। तो ये जो पूरा साइकिल है
इस साइकिल में सेल कभी खत्म नहीं होती, सेल हमेशा बनी रहती है। और सेल का कहीं से बाहर से आगमन नहीं होता ब्रह्मांड में, पहले से जो सेल है वही डिवाइड होकर के नई सेल बनाती है। तो उसका अस्तित्व पुरानी सेल से होता है, ये सेल थ्योरी कहती है। इसका मतलब जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि वहां से अवतार हो गया और यहां से ये हो गया, उनको बड़ा चोट लगती है। सभी धर्मों की मान्यताओं को चोट लगती है, चाहे ईसाई धर्म की मान्यता हो, चाहे ब्रह्मा जी की मान्यता हो, और चाहे आदम हवा वाली मान्यता हो। ठीक है ना, सभी धर्म इसके सामने, सेल थ्योरी के सामने नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो साइंटिफिक बनिए तो फिर सेल थ्योरी से शुरू होता है। ठीक है, और हो गए? चलो और लिखो। अरे बात, आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो देखिए, पर ऑक्सीजोम, पर ऑक्सीजोम्स, सेल वॉल, सेल वॉल, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सिरोसिस, सिरोसिस, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, निपाह वायरस, निपाह वायरस, फूट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज। कार्बन सिंक, कार्बन सिंक, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, साल बोरर, साल बोरर, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव। पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड,
नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, discovery of genetic code, discovery of genetic code, rhizobium, rhizobium, omega-3 fatty acids, omega-3 fatty acids, लाल दवा, लाल दवा, पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, बैक्टीरियोफेज लिखवाया था पहले, नहीं लिखवाया था, चल बैक्टीरियोफेज हो गए, एक बचा है, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो कुछ नए प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इससे जुड़े हुए ज्यादा प्रश्न आपको देखने हैं, क्योंकि मैं अब इसको खत्म करूंगा, आज का एंड करेंगे तो ज्यादा प्रश्न नहीं बता पाएंगे, नहीं तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं। अब बायो को तो इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न से परिचय करा दिया जाए, नहीं तो इसके अपने एक सेशन होते हैं, साल भर क्लासेस इसी की हो सकती है, ठीक है, तब जाकर के 11th-12th की बायो होती है ना। और हम तो फिर 2 ही दिन क्लास लेते हैं, थर्सडे फ्राइडे, तो बहुत मुश्किल है, तो इतना आसान नहीं है इसको समेटना। इसलिए हम सलाह देते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो 11th-12th में बायो लें और ग्रेजुएशन में आर्ट्स पढ़ें, बीए करें, बाकी सब पढ़ाई बेकार है। अगर सिविल सर्विसेज करनी है तो 30% 35% सिलेबस है बायो, और बाकी 60% है आपका आर्ट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब, पॉलिटी और ये, और पूरी इंजीनियरिंग, कॉमर्स और मैनेजमेंट और सब के सब 5% में आ जाता है, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं, मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं, कॉमर्स का कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज का और कोई मतलब नहीं है। तो सिविल सर्विसेज करना है तो सबसे परफेक्शन है 10 के बाद में 11वीं 12वीं जो है आप बायो पढ़ें, क्योंकि 2 साल जो आप बायो पढ़ते हैं, मैं सभी के लिए मैसेज दे रहा हूँ, जो कई लोग सलाह लेते रहते हैं हमसे कि क्या करना चाहिए। 11वीं 12वीं पढ़ने से क्या होता है कि 2 साल आप स्कूल जाते हैं, आपका जितना भी 3rd क्लास भी टीचर होगा तो आप ज्यादा जानेंगे, वो जैसा भी टीचर है वो किताब को देख के पढ़ाता है, घर से तैयारी करके आता है, कुछ कुछ बताएगा, नहीं तो आप वीडियो देखेंगे, आज के जमाने में एनिमेशन देखेंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे, फोटो देख देख के ही बायो पढ़ ली जाती है। दुनिया में काफी कुछ बायो पे मटेरियल है, सबसे ज्यादा मटेरियल अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो बायोलॉजी में, क्योंकि वो मेडिकल साइंस को भी जोड़ता है, बायोलॉजी की, और ये यूनिवर्सल टॉपिक है। वॉशिंगटन में भी यही पढ़ाई जाती है, और लंदन में भी यही है, और न्यूजीलैंड में भी यही है, सेम। और 11th-12th का सिलेबस भी वहाँ सेम है, और मेडिकल का जो फर्स्ट ईयर का है वो भी सेम है, और जो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएससी कर रहा है, उसका भी सेम है।
एक जैसा सिलेबस है, एक जैसा स्टाइल है, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, एक जैसी टर्मिनोलॉजी है, सब कुछ है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, लेकिन बायो में नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है और इलाज करते हैं, और इंडियन डॉक्टर तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, जिनसे हम यहाँ इलाज नहीं कराते वो वहाँ भगवान है अमेरिका में। ठीक है, जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, पागल है बोले, इसको कुछ आता ही नहीं है, वहां वो उसको ढूंढते फिरते हैं, अरे तुमको बहुत कुछ आता है। नॉलेज के बहुत भूखे हैं, उनको कुछ आता नहीं ज्यादा, वो सब ऐश करने में, छुट्टी मनाने में घूमते रहते हैं। ठीक है ना, या फिर वो रिसर्च करके सीधा ही नोबेल प्राइज लेते हैं, ऐसा होता है। पर वो रिसर्च भी 40 की एज में शुरू करते हैं, इसलिए कोई भी नोबेल विनर जो 65 से नीचे का नहीं होता, आपने देखा होगा, सब बूढ़े बूढ़े होते हैं नोबेल प्राइज वाले, चाहे फिजिक्स की करे, चाहे केमिस्ट्री करे, चाहे बायो की करे, तो वो अपनी दुनिया है। तो भारत में बायो बहुत अच्छा है, और बायो पढ़ने का ही फायदा है कि सब लोग डॉक्टर बनते हैं बहुत अच्छे। तो 11वीं 12वीं अगर वो बायो पढ़ लेता है तो फिर उसको पूरे जीवन में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि वो प्रैक्टिकल करता है, डिटेल पढ़ता है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार वो कोचिंग जाता है, और मेडिकल की तैयारी एक बार किए चाहे वो फेल हो गया हो, लेकिन उसको बायो अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, और फिर ग्रेजुएशन करता है, तो ग्रेजुएशन में अगर उसने आर्ट्स पढ़ लिया तो सारे सब्जेक्ट जो है, चाहे वो 20 क्वेश्चन भी पढ़ेगा ना, तो भी उसको सब समझ में आएगा। उसको ये नहीं लगेगा कि ये महल कहाँ पर है और ये बाग बगीचा कहाँ पर है, और ये कोई सब झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता, आदमी पहली बार BCA BBA और कुछ तो भी BCom और BSc मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग और MTech BTech कुछ तो भी करके लास्ट में आके बाग बगीचे पढ़ रहा होता। तो उसका कोई मतलब नहीं, पूरा टाइम बर्बाद किया उसने। तो ये मेरा सबके लिए मैसेज भी है, करना क्या है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, 21 साल में IAS बनना है, तो 11वीं 12वीं बायो करो, BA करो, 21 साल में IAS हो जाओ, फिर सबको गाली देते रहो। ठीक है, सब सुनते हैं आपका, और वो सारी जनता कह रही होती है IAS बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं। ठीक है, ये ऐसा है कहानी। चलिए अगला बताइए। पैराक्सिसोम, पैराक्सिसोम भी जो है सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम की तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, तो इसको जाके पढ़िएगा, एक 2 लाइन लिखिए इसके बारे में, मैंने परिचय दे दिया है। और बताइए। सेल वॉल, सेल वॉल विशेषता है प्लांट्स की और बैक्टीरिया की। प्लांट्स और बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा डिफरेंस, तो सेल वॉल, फिर क्लोरोप्लास्ट, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क ने दिया था यह सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जो उपार्जन होता है एक जीवन में, जो हम लक्षण को उपार्जित करते हैं यानी एक्वायर करते हैं, वो कभी इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, जो जीन्स में होते हैं लक्षण वही इनहेरिट होते हैं। यानी आपने जो फंक्शनली जो इनहेरिट किया, यानी किसी ने जिम जाकर के मसल्स बनाए हैं, तो वो मसल्स उसके बच्चे में नहीं आएंगे, वो उसको खुद को जिम जाना पड़ेगा। ठीक है ना। नहीं तो तेंदुलकर का बच्चा भी तेंदुलकर ही होता। ठीक है, वो दूसरा हो गया, तो वो मामला जो है उसकी पूरी मेहनत उधर काम नहीं आती। ठीक है, और बताओ। सिरोसिस कहाँ की बीमारी है? लीवर की, लीवर में हो जाता है सिरोसिस। जाकर के पढ़िए इसको, क्यों पूछा है उसके कारण भी समझ में आ जाएंगे। और बताओ। सैटेलाइट DNA, पहले भी बताया था, जंक DNA, सैटेलाइट DNA। क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है उस हिस्से को कहते हैं, जिसमें रिपीटेटिव DNA होता है, सैटेलाइट DNA होता है, उसको जंक DNA भी कहते हैं, बेकार का DNA जो आगे जाके एक्सप्रेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा DNA जो एक्सप्रेस नहीं होने वाला, बिना काम का DNA। ठीक है, निपा वायरस, इसका एरिया अगर आप देखें तो केरला था, निपा वायरस वहां आया था, माइग्रेट होकर के आया था। फ्रूट बैट, जो चमगादड़ हैं, जो पक्षी खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं चमगादड़, तो वो बैट जो है वो उसको, उसमें वो वायरस आता था। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, एक वही 3-4 लाइन विकिपीडिया में जाकर के पढ़िए। फूट एंड माउथ डिजीज एक वायरल डिजीज है, और केटल्स में होती है, बोवाइन्स में, है ना। तो ये बराबर पूछी जाती है, फेवरेट क्वेश्चन। तो वायरस की, पशुओं में होने वाले वायरस की लिस्ट पढ़िए, मनुष्यों में होने वाले वायरस H1N1 और वो सब, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और
कार्बन सिंक की काफी चर्चा हुई, ग्रेटा थुनबर्ग को आपने सुना है, काफी चीजें हुई हैं। तो कार्बन सिंक बढ़ाना है और काफी देशों ने, खास करके अभी ब्रिटेन ने जो पास किया, क्या पास किया, 0 करेंगे कार्बन एमिशन को। तो कैसे करेंगे? कार्बन सिंक बढ़ाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, जिम्मेदारी के साथ जितना कार्बन, और ये कहां तक ले जाएंगे? 1990 के स्तर तक कोशिश करेंगे, वहां तक ले जाने की बात करें। कुछ लोग 2005 तक ले जाने की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बेईमानी है ना, कि 2005 में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिशन करते थे हम वहां तक कटौती करेंगे। कुछ लोग बोल रहे नहीं, हम 1990 तक ले जाएंगे, वहां तक कटौती करेंगे। तो अगर 0 ही करना है तो आप वहां तक ले जाओ। 0 ही करना मतलब आज की स्थिति में 0 नहीं करेंगे, हम वहां की स्थिति में 0 करेंगे। 1990 में जितना हम उत्सर्जन करते थे कार्बन का, 1990 में, इतने साल पहले, 30 साल पहले, तो 30 साल पहले जितना हमारे यहाँ कार्बन उत्पन्न होता था, लगभग उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, तो हम इसको 0 माने। ठीक है, तो कार्बन एमिशन जो है उस लेवल पे ले जाएंगे। और जितना भी कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं, हम प्रति व्यक्ति जिम्मेदारी लेंगे एक तरह से, और देखेंगे कि हम इतना कार्बन का, तो हम उतना कार्बन सिंक तैयार करेंगे। चाहे हम पैसा लगा करके फिर आर्टिफिशियल मशीन खरीदें जो कार्बन एब्जॉर्ब करती हो, ऐसी मशीनें भी खरीद सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं, फ्यूल में चेंज करके कर सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन सोसाइटी बना करके कर सकते हैं, और पेड़ पौधे बहुत सारे लगा करके कर सकते हैं। तो हम ज्यादा पेड़ लगा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक तैयार हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने वाला तैयार हो जाएगा। तो ये एक तरीका है आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने का। तो इसके साथ बहुत सारे प्रश्न हैं कार्बन सिंक्स। हाँ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस आते हैं उनकी वेवलेंथ और उनको पकड़ने के लिए, है ना, वो मीटर होता है, जो एक तरह का फिजिक्स का एपरेटस है, लेकिन बायो में भी काम आता है, प्लांट्स में भी काम आता है, सेल साइटोलॉजी में भी काम आता है, सेल साइंस में। हाँ, और बताइए। साल बोरर, तो साल बोरर जो है कीड़ा लग गया था, आपको पता है, मध्य प्रदेश में कई बार लगा था, कई बार नहीं लगा था, जंगल काटने थे उनको, तो उन्होंने जो कहा कि इसमें कीड़ा लग गया, काटना था, फिर स्मगलिंग कर दिया। बहुत बड़ा घोटाला है ये साल बोरर वाला। साल बोरर का नाम देखिएगा, जाकर के सर्च कीजिएगा कि उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, साल का कीड़ा। ठीक है, साल मतलब शोरिया रोबस्टा या टेक्टोना ग्रैंडिस, बोलो, शोरिया रोबस्टा। ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस क्या हुआ? टीक, सागौन। ठीक है, और बताओ। नेशनल एक्वेटिक गेंजेटिक डॉल्फिन, तो उसका जूलॉजिकल नेम आपको देखना है, गेंजेटिक डॉल्फिन कहाँ कहाँ है, उसको कब घोषित किया गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एमपीपीएससी वाला तो तारीख भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वहां तक जाना है आपको। और बताइए। पैरोटिड ग्लैंड, हमारी सलाइवरी ग्लैंड में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो पैरोटिड ग्लैंड कहलाती। सलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे सलाइवा बनता है, लार बनती, लार ग्रंथियां, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड कहलाती। और बताइए। नेक्रोसिस, पौधों की पत्तियों में होता है नेक्रोसिस, जाकर के पढ़िए किसके कारण होता है, टोबैको मोजेक वायरस और वो सब, है ना। तो पौधों के वायरस की लिस्ट बनानी, फिर अगर आपने नहीं बनाई है तो इसलिए मैंने पूछा। तो आपका स्कोर जो है इसमें किसका हाईएस्ट जा रहा था? 19, 17 से ऊपर, हाँ 19। ओके, बायो पढ़ाते हो क्या? हाँ, हम बीएससी बायो में किया है। ओके, ठीक है। हाँ, जेनेटिक कोड का डिस्कवरी किसने किया था? कौन जाने जाते हैं, बताओ भैया। हरगोविंद खुराना, निरेनबर्ग। चलो, राइजोबियम, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाने जाते हैं, बैक्टीरिया है। सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। ठीक है, सहजीविता का उदाहरण है। किनमें होते हैं? लेग्यूमिनोसी ग्रुप के पौधों की जड़ों में, लेग्यूम्स में होते हैं, गांठों में नोड्यूल्स जो बनते हैं। और बताइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत चर्चा में है हेल्थ के विषय में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो शाकाहारी लोग हैं उनमें बहुत जो होती हैं, गैविडी फैमिली की, गैटिडी की, तो वो उनके जो लिवर होते हैं उनको उसमें फिर ये मिलता है। तो मार्केट में जो टेबलेट्स आती हैं
वो सब उस फिश के लिवर से ऑयल से बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। लेकिन सामान्यतः मांसाहारी लोग जो होते हैं उनके जो फ्लैश होता है, मीट और पोर्क और ये बीफ, इनमें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, लेकिन शाकाहारी लोगों में बड़ी दिक्कत आती है, तो फ्लैक्सीड या जिसको हम लोग अलसी कहते हैं वो खाई जाती है। तो आप देखोगे अधिकांश घरों में कहा जाता है 1-2 चम्मच अलसी खा लिया करो। ये तो शाकाहारी लोगों में खास करके ये अल्टरनेट है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अगर आप टेबलेट भी मार्केट से लेके आएंगे तो वो भी नॉनवेज ही है ना। तो चाहे आप टेबलेट खा लो, गुटक लो उसको कि आपने नॉनवेज नहीं खाया, मछली नहीं खाई और टेबलेट खा ली, लेकिन उस पर रेड साइन होता है बाकायदा, तो शाकाहारी लोग अवॉइड करते हैं उसको। लेकिन ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और उसके और भी पढ़िएगा, उसके साथ साथ जो है विटामिन ई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को पढ़िएगा, इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अब बहुत सामान्य चलन वाली बात हो गई, खूब चर्चा होने लगी है और डाइटरी हैबिट में इसको शामिल किया जा रहा है। तो अलसी, भारत में अलसी का उत्पादन, ठीक है ना। और बताइए। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट को एमपीपीएस ने काफी पूछा है इसको पहले, कभी याद आ गई पुराना किसी आदमी को तो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो और बताओ। पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और हो गए। बैक्टीरियोफेज, वायरस हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, गंगा के जल में होता है। गंगा का पानी इसलिए शुद्ध रहता है क्योंकि वहां बैक्टीरियोफेज हैं। तो ये मेरा नया तरीका था थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। हो गए पूरे? हो रहे हैं। वॉटसन एंड क्रिक डीएनए का मॉडल दिया था उन्होंने, डबल हेलिक्स, इसलिए नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। और तो ये नया तरीका है थोड़ा सा आपसे बात करने का, मुझे लगता है पसंद आया होगा आपको। और इसमें आपका दिमाग भी चलता है, आप सोचते हैं, 2-3 बार सोचते हैं और फिर गूगल में जाकर के देखने की आपकी इच्छा होगी और इन सब के डायग्राम मिल जाएंगे आपको, एनिमेशन मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। पर थोड़ा सा आप, मैंने इतना तो बता दिया है, कोई गलत पढ़ा रहा होगा तो आप पकड़ लोगे उसको, ठीक है। तो उसके सावधानी रखिएगा, क्योंकि वीडियो कोई भी बना लेता है, तो वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसका प्रॉपर जो है व्याख्या एक्सप्लेन वो कर पा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं।